morning, all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to start a new lecture, a new topic that is capacitor. Clear? आज मैं कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ओवर हो चुका है. कुछ किताबों में कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में. देखो कैपेसिटर है क्या. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कैसे हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर, हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करता है. अगर मैं फ़ैन की बात करता हूँ, अगर फ़ैन में आप कंडेंसर जिसको यूज़ करते हो, एक वर्ड होता है, एक कंडेंसर चीज़ होती है फ़ैन में एक, अगर आप उसी को कैपेसिटर कहते हैं. अगर आप फ़ैन में से कंडेंसर हटा देंगे, समझे ना, कैपेसिटर हटा देंगे, वो सेल टाइप का आता है एक वाइट कलर का, तो आप ये पाएंगे कि फ़ैन को इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा. आपको वो हाथ से घुमाना पड़ेगा, फिर वो घूमेगा कंटिन्यूसली, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से नहीं घूमेगा. समझे? तो कैपेसिटर एक्चुअल में क्या करता है. कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जो बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज इंस्टेंटेनियसली फ्लो कराता है सर्किट में. समझे ना. जैसे मैं कहता हूं कि मुझे मैकेनिकल फिनोमिना में जर्क की जब जरूरत पड़ती है, जर्क मैकेनिकल फिनोमिना में जो वर्क जर्क काम करता है, जो काम जर्क का है, समझे ना, जर्क जिस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है, उसी प्रकार की चीज के लिए कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है. कैपेसिटर इलेक्ट्रिक सर्किट में वही वर्क करता है जो जर्क मैकेनिकल फिनोमेना में वर्क करता है. जैसे अगर मैं फैन की बात करूं, फैन विदाउट कैपेसिटर के यदि मैं चलाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाएगी तो मुझे वो हाथ से ऐसे घुमाना पड़ेगा क्योंकि वो इनिशियली में उसमें इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन, रुका हुआ है वो. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इनर्शिया की वजह से जो रेस्ट मोशन है उसको हटाना पड़ेगा, मतलब उसको एक इनर्शिया तोड़ना पड़ेगा, उसका एक जर्क देना पड़ेगा, उसको मैकेनिकली घुमाना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियसली उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो घूम जाए. तो इसलिए उसको हाथ से पहले घुमाना पड़ेगा और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी घुमाती है. आई बात समझ में. तो अगर मैं कैपेसिटर यूज करता हूं फैन में, तो जो मैंने इसमें जर्क लगाया वो जर्क कैपेसिटर लगाता है. किस फॉर्म में लगाता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में सर्किट में फ्लो कराएगा जिससे कि फैन घूमना स्टार्ट करेगा. तो कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर सकता है. ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है. जैसे हम कोई फोटो शूट करते हैं, फोटो लेते हैं, तो जो फ्लैश पड़ती है, फ्लैश कैमरे की फ्लैश जो पड़ती है जिसका हम फोटो लेने चाहते हैं उसके ऊपर, तो ये फ्लैश कहाँ से आती है, ये कैपेसिटर के यूज से ही आती है. समझे. कैमरा भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें भी कैपेसिटर यूज किया जाता है. वो क्या करता है, जैसे ही मुझे फ्लैश करना होगा बहुत सारा चार्ज सर्किट में इंस्टेंटेनियसली फ्लो कराएगा जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में, और वो बंदे पर, सामने वाले जिसका आप फोटो शूट करना चाहते हैं, उस पर जाएगी. क्लियर. तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मुझे बहुत सारी एनर्जी इंस्टेंटेनियसली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं कैपेसिटर का इस्तेमाल करता हूं. कैपेसिटर क्या करता है, वो बहुत सारे चार्ज को अपने पास स्टोर करके रखता है और जब भी जरूरत होती है सर्किट में तब उसको आगे की ओर फ्लो करा देता है. तो कुल मिला के कैपेसिटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर चार्ज. इट इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज. कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस. क्लियर. अब जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो आप ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये भी कह सकते हैं आप. दोनों सेम बात है क्योंकि चार्ज से एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी. समझे. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक्चुअली एनर्जी होती है. तो मैं कैपेसिटर बताने जा रहा हूं. कैपेसिटर, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम कैपेसिटर is a device in which we store, capacitor is a device in which
वी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज का स्टोरेज मतलब उसके वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब कितने प्रकार से चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, उतने ही प्रकार के कैपेसिटर एग्जिस्ट करते हैं। जितने प्रकार से आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो, उतने ही प्रकार के डिफरेंट डिवाइस एग्जिस्ट करते हैं, कैपेसिटर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कैपेसिटेंस पे। किस पे बात करूंगा? कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस देखो, अगर मैं साधारण से शब्दों में बोलूं, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू विच कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज। समझे? कैपेसिटेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी कैपेसिटर की हमें स्पेशलिटी बताता है। क्या स्पेशलिटी? कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी हमें बताता है। समझे? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस। क्लियर? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर is called capacitance of that capacitor. Charge storing capacity of any capacitor is called capacitance of the capacitor. क्लियर? एकदम सही लिखा। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि इस कैपेसिटी से क्या मतलब है। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है? क्या कोई भी बॉडी कितना भी चार्ज ले सकती है? इसका मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूं चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब हर एक बॉडी की कुछ ना कुछ लिमिट होती है चार्ज स्टोर करने की। हर एक अरेंजमेंट की चार्ज स्टोर करने की कुछ ना कुछ लिमिट होती है। एक्सप्लेन करता हूं अभी। देखो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है। क्या है? स्फेरिकल सरफेस। इसको मैंने चार्ज दिया, तो मैं कितना भी चार्ज दूं इसको, आपके दिमाग में चलेगा इसको चार्ज कितना भी चार्ज दो आप। पहले मैंने दिया इसको 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, फिर 100 कूलम, फिर 1000 कूलम, फिर 2000 कूलम। आपको लग रहा है कि मैं कितना भी चार्ज दे सकता हूं इसको, लेकिन आप ये पाएंगे कि आप जब इसको दे रहे हो आप चार्ज, मान लेते हैं ये मटेरियल ऐसा है, सॉलिड सब्सटेंस है, समझे ना? नॉन कंडक्टिंग तो जब आप इसको ये चार्ज देते जाओगे यूनिफॉर्मली आप इस सरफेस पे फैला रहे हो ये चार्ज। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 1000 कूलम, 5000 कूलम, आप इसको बढ़ाते जा रहे हो। तो आप ये फील करेंगे एक एक्सटेंट के बाद, एक लिमिट के बाद, कि ये जो बाहर एयर है, एयर, यहां जो एयर है, उस एयर में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, एटम्स।
अगर आप यहां चार्ज बढ़ाते जा रहे हो तो आप एक्चुअल में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो। क्या बढ़ाते जा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में। और इस रीजन में यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो तो जो ये एटम है एयर का, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? करेगा नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि यही एटम है, एटम यहां भी होंगे करीब, हर डायरेक्शन में एटम है। उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस पर भी फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूर की ओर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नजदीक की ओर फोर्स लगाएगा। मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर करने की कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप ये चार्ज इस पे बढ़ाते जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक एक्सटेंट ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है एटम में, यहां न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। समझे ना? मतलब न्यूक्लियस से बाहर बोल रहा हूं, न्यूक्लियस को छोड़ देंगे, एटम से बाहर निकल जाएंगे। एटम, व्हाट इज एटम? एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से न्यूक्लियस दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे। अगर आप यहां चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इतना भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से दूर आ जाए, और दूर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के। अब सोचो, क्या आप जैसे ही आप यहां चार्ज बढ़ाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, तो चार्ज फिर कम हो जाएगा, यानी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ पाएगा। तो एक एक्सटेंट के बाद आप इस पर चार्ज नहीं बढ़ा पाओगे। आई बात समझ में? मैंने बोला अभी आपको कि अब क्या हुआ, आयनाइजेशन शब्द यूज करते हैं कि ये जो एयर है इसका आयनाइजेशन हो जाएगा, इसके एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी ओर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। और तब अगर आप इसका बढ़ाना चाहते हो, इसमें चार्ज बढ़ाना चाहते हो, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां से इसके पास आ जाएंगे, तो इसका चार्ज आप नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपके चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन और तेजी से इसकी ओर आएंगे। तो आप एक फिक्स अमाउंट के बाद इस पे चार्ज नहीं बढ़ा सकते। अब आप बोलोगे सर चलो ये बात तो आपने ऐसे एनवायरनमेंट की जिसमें एयर होती है, अब मैं इसको स्पेस में लेके जाता हूं, वहां तो एयर नहीं होती है, वहां इसको चार्ज दिया जा सकता है, आपका मतलब है जितना भी आप चाहें। अब मैं ये बोलूंगा कि जिस मटेरियल को आप चार्ज दे रहे हो वो मटेरियल भी तो कोई रियल सब्सटेंस है, और यदि आप एयर का आयनाइजेशन करा सकते हैं तो इसका तो पहले आयनाइजेशन होगा। अगर आप रियल मटेरियल कोई लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग रियल मटेरियल लेते हैं, अगर मैं परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग कह देता हूं, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहले एयर का आयनाइजेशन होगा। लेकिन रियलिटी में अगर आप कोई सब्सटेंस स्पेस में लेके जाएंगे तो बेटा उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के कुछ ना कुछ तो होंगे। सबसे ज्यादा नॉन कंडक्टिंग कौन होता है? एयर। सबसे ज्यादा एयर नॉन कंडक्टिंग होता है। तो जब एयर का आयनाइजेशन हो सकता है तो रियल मटेरियल का तो डेफिनेटली होगा। समझे? तो इसका मतलब अगर रियलिटी में आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एयर से पहले तो इस मटेरियल का हो जाएगा आयनाइजेशन। ये जिसको आप चार्ज दे रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सरफेस की ओर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। कुल मिला के आप ये जानते हैं कि यहां से इस एक्सप्लेनेशन से कि किसी भी बॉडी को एक एक्सटेंट तक ही चार्ज दिया जा सकता है। अब मैं आपको समझाने के लिए, कैपेसिटर समझाने के लिए इसको परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग मानूंगा। मैं मानूंगा कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो एक्चुअल में कैपेसिटर कौन है? ये कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर ये नहीं है। कैपेसिटर कौन सा स्पेस है? ये स्पेस कैपेसिटर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? यहां। तो एक्चुअल में कैपेसिटर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। कैपेसिटर क्या है? ये स्पेस जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, उस स्पेस में ये चार्ज भी आता है, क्योंकि चार्ज तो सरफेस से बाहर है, तो ये चार्ज भी आता है। आई समझ में कहानी? कैपेसिटर क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हर एक अरेंजमेंट में कितना चार्ज दिया जा सकता है,
इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद आप उसको चार्ज नहीं दे सकते, समझे? अब कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिनमें ये लिमिट जल्दी आ जाएगी। कौन सी लिमिट? कि मैक्सिमम चार्ज कितना दिया जा सकता है, समझे ना? मतलब आयनाइजेशन वाली स्टेट बहुत जल्दी आ जाएगी, मतलब 1000 कूलम पे आ जाएगी। कुछ ऐसे होंगे कि 1,00,000 कूलम चार्ज देने के बाद आएगी। कुछ अरेंजमेंट ऐसे होंगे, कुछ अरेंजमेंट ऐसे होंगे कि 2 कूलम चार्ज देने के बाद ही ऐसा हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट कैसा है। तो इस चीज पर बेस्ड होकर मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक मटेरियल की अलग अलग कैपेसिटी होती है चार्ज रखने की। जो 1,00,000 कूलम चार्ज देने पर आयनाइजेशन कर रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो ज्यादा चार्ज रख सकता है। जो 2 कूलम चार्ज देने पर ही आयनाइजेशन हो जा रहा है, जिसमें 2 कूलम चार्ज देने पर ही ये फाइनल स्टेट आ जाती है, उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है। तो लोगों ने इस कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन क्या है, समझे? अगर मैं, आप समझ सकते हैं ये डेफिनेशन लोगों ने ऐसे ही क्यों सोची। अगर मैं कोई भी बॉडी लेता हूं, जैसे ये लिया मैंने, एयर का आयनाइजेशन मुझे पता है कि एक फिक्स अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद ही होगा। एयर का आयनाइजेशन एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के बाद ही होगा, ये मैं जानता हूं। क्लियर? तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग यहां पोटेंशियल कुछ आएगा, समझे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां आता है तो यहां पोटेंशियल भी होगा कुछ ना कुछ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि चार्ज देने पर, यूनिट चार्ज देने पर कम बढ़ता है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। दोबारा फिर बोलता हूं, मुझे पता है कि मैं चार्ज देने से 2 चीजें बढ़ा रहा हूं। इसको यदि मैं चार्ज देता हूं तो मैं क्या बढ़ा रहा हूं? एक तो इस पे चार्ज, उससे क्या होगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और इस सराउंडिंग में पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस पे चार्ज बढ़ाता हूं, आई बात समझ में? इसके सराउंडिंग में पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। तो यदि मैं इस पॉइंट को चार्ज देता हूं और मुझे पता चलता है कि इसको चार्ज देने पर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इस दूसरी बॉडी को चार्ज देने पर पोटेंशियल तेजी से बढ़ता है। इसको चार्ज देने पर पोटेंशियल तेजी से बढ़ रहा है और इसको चार्ज देने पर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मुझे पता है कि एक फाइनल पोटेंशियल जब एयर आयनाइज हो जाएगी वो फिक्स है। जब एयर आयनाइज होगी जिस पोटेंशियल पर वो फिक्स है, तो वो स्टेट जल्दी किस में आएगी? इसमें आएगी या इसमें आएगी? क्योंकि इसमें चार्ज देने पर मैं डीक्यू 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 थोड़ा थोड़ा चार्ज देता जा रहा हूं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। तो इसमें इंक्रीमेंट तेजी से हो रहा है। किस में? पोटेंशियल में। इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट तेजी से हो रहा है। इसका मतलब यहां सराउंडिंग में जो एयर है उस एयर का आयनाइजेशन इसमें जल्दी होगा, क्योंकि एयर के आयनाइजेशन के लिए जो पोटेंशियल है वो फिक्स है। क्लियर? यहां भी एयर है तो यहां भी आयनाइजेशन होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होगा वो फिक्स है। इसमें चार्ज देने पर पोटेंशियल तेजी से बढ़ रहा है, तो यानी यहां जल्दी से आयनाइजेशन होगा। इसका मतलब ये अच्छा कैपेसिटर नहीं है, ये अच्छा कैपेसिटर है। तो मैंने डेफिनेशन इस तरीके से सोचा कि यूनिट वोल्ट इंक्रीमेंट के लिए जो चार्ज देना पड़े वही उसकी कैपेसिटेंस होगा। किसी भी अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस इस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, यूनिट वोल्ट का इंक्रीमेंट लाने के लिए जो उसको चार्ज दिया जाए वो उसकी कैपेसिटेंस है। आई बात समझ में? यूनिट वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीमेंट लाने के लिए मुझे अरेंजमेंट में जो चार्ज देना पड़ेगा वो उसकी कैपेसिटेंस होगी। अब अगर यूनिट वोल्ट का इंक्रीमेंट देने के लिए मुझे ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है, यूनिट वोल्ट का इंक्रीमेंट देने के लिए मुझे यदि ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है, यानी वो ज्यादा कैपेसिटेंस रखेगा। और यूनिट
वोल्ट के लिए यदि मुझे कम चार्ज देना पड़ रहा है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। एक फिक्स चार्ज देने पे ज्यादा पोटेंशियल किस में इंक्रीमेंट होगा? कैपेसिटेंस जिसकी कम है। क्लियर? तो मैं अब यहां लिखने जा रहा हूं, definition. The required charge to increase the potential of given arrangement with respect to the reference point required charge to increase the potential by 1 volt of given arrangement with respect to the reference point। हमेशा जब हम पोटेंशियल बात करते हैं तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें जीरो मानना पड़ता है, समझे? तो एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही पोटेंशियल दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि ये चार्ज है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, इसका पोटेंशियल बताओ। इसका पोटेंशियल हम के क्यू बाई आर कहते हैं। ये कब कहते हैं हम? जब मैंने इन्फिनाइट पर पोटेंशियल जीरो माना है, तब कहता हूं मैं पॉइंट पी का पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, जब इन्फिनाइट का जीरो है। याद करो, मैंने इन्फिनाइट पर धीरे धीरे चार्ज को लाने में किया गया वर्क, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनाइट से यहां तक लाने में किया गया वर्क। तो मैंने क्या बोला था कि इन्फिनाइट पे पोटेंशियल हम जीरो मान लेते हैं, तब ये आया था। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब इन्फिनाइट पर पोटेंशियल जीरो मानेंगे आप। रिक्वायर्ड चार्ज टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट ऑफ गिवन अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ गिवन अरेंजमेंट। इट मीन्स क्या आएगा? दिया गया चार्ज, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट, ये आएगा। इंक्रीमेंट किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आपने जो चार्ज दिया है इसको बोलेंगे गिवन चार्ज। ये होता है कैपेसिटेंस। अब जो मैंने पहले आपको अभी शब्दों में काफी चीजें बताई थी, उसमें देखो, अगर मैं कहता हूं कि यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए मुझे चार्ज कम देना पड़ रहा है, यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए यानी 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मुझे चार्ज की जरूरत है 100, और दूसरे में 1 वोल्ट चार्ज बढ़ाने के लिए मुझे चार्ज की जरूरत है 10,000, तो कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा अच्छा होगा? 10,000 वाला। क्योंकि 10,000 में मैं ये पा रहा हूं कि अगर मुझे 10 वोल्ट का इंक्रीमेंट चाहिए तो मुझे वहां 1,00,000 कूलम्ब चार्ज देना पड़ेगा, समझे ना? मान लेते हैं 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एयर आयनाइज हो जाएगी, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो जो जिसका कैपेसिटेंस बड़ा था, जिसमें 1 वोल्ट में इंक्रीमेंट आता है 10,000 कूलम्ब से, तो वो 1,00,000 पे जाके एयर को आयनाइज करेगा। लेकिन जो 100 वोल्ट पर 100 कूलम्ब पर 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट दर्शाता है, वो सिर्फ 1000 कूलम्ब पर ही एयर को आयनाइज कर देगा। आई बात समझ में? क्योंकि मुझे पता है एयर आयनाइज एक फिक्स वोल्टेज पे होगी, आयनाइजेशन वोल्टेज ऑफ एयर विल बी फिक्स्ड, वो फिक्स होगा। तो यदि 1 कूलम्ब का इंक्रीमेंट छोटे चार्ज से मिलता है तो उसकी कैपेसिटी कम है, वो जल्दी से एयर को आयनाइज करेगा। और यदि 1 कूलम्ब का इंक्रीमेंट बड़े चार्ज से मिलता है, इसका मतलब उसमें बहुत बड़ा चार्ज देना पड़ेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीमेंट के लिए। इस तरीके से लोगों ने अपने दिमाग में ये डेफिनेशन बैठाई।
मैं आपको इस डेफिनेशन का रीजन बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट लिखा सकता था मैं ये डेफिनेशन। समझिए, मतलब पूरी फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कैपेसिटर की, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ये डेफिनेशन ऐसे ही क्यों लिखी गई, ये फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी ही क्यों आया। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अब मैंने अलग अलग अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस क्या आएगा वो प्रूव करना है। क्लियर? तो सबसे पहले लेता हूं मैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल शेप्ड कैपेसिटर। डिफरेंट अरेंजमेंट कैपेसिटर के लिए कैसे बनाए जा सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है स्फेरिकल शेप्ड कैपेसिटर। इसमें देखेंगे आर रेडियस का एक स्फेयर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है। यहां अगर मैं कुछ चार्ज देता हूं, पहले इनिशियल चार्ज कितना है 0, फिर मैंने इसको चार्ज दिया Q, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा Q। इनिशियल पोटेंशियल कितना था 0, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पॉइंट का। Q चार्ज देने पर इस पॉइंट का सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q चार्ज देने के बाद KQ बाई R। हमेशा आप ये पाएंगे कैपेसिटर में 2 टर्मिनल होते हैं, हमेशा ही पाएंगे आप। एक टर्मिनल यहां इनफिनाइट पर है और दूसरा टर्मिनल इसका सरफेस है, और उन 2 टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। हमेशा आप ये पाएंगे, ध्यान से सुनना। कैपेसिटर में हमेशा आप ये फील करेंगे 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। एक टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हम दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। जो लिखा हुआ है ना विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ये दूसरा टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल के बीच के स्पेस को बोला जाता है कैपेसिटर। उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो दूसरा उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। समझे? ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये 0 है, तो इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव टर्मिनल है। ये स्पेस इधर भी इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट, ये स्पेस कैपेसिटर है। अब मैं लिखूंगा कि इसका कैपेसिटेंस क्या आना चाहिए डेल्टा Q बाई डेल्टा C। कैसे आएगा डेल्टा Q? ये है डेल्टा Q। डेल्टा V, सॉरी यहां डेल्टा V है, डेल्टा V कितना आएगा KQ बाई R इनिशियल 0, तो C बराबर आएगा Q बाय KQ, तो Q से Q गया। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 नीचे रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया स्फेरिकल शेप कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया। इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इस स्पेस की प्रॉपर्टी है, इस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी है कि चार्ज स्फेरिकल वे में जिसकी रेडियस R है और बाहर एयर की परमिटिविटी है, एयर की। समझे? तो ये अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस हमेशा अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी होगी, उसमें कोई चार्ज का टर्म नहीं आएगा। समझे? तो ये इसका कैपेसिटर होता है। ओके।